बैठ जाइए। बताइए, आप सब तैयार है पढ़ने के लिए? सब स्वस्थ है कि क्या है? बताइए, स्वस्थ है बिल्कुल? सब पढ़ने के लिए रेडी है? स्टार्ट करें। तो हर रोज की भांति आज भी फिर क्या करते हैं, जो पिछला चीज बताए थे कल हम उसको क्या करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तब चैप्टर का नाम क्या, मतलब कौन सा चैप्टर चल रहा है? रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये पहला अध्याय है कि नहीं है? इसके बारे में हम 2-3 क्लास पीछे ले चुके हैं ना? इसके बारे में हम क्या 2-3 क्लास पीछे ले चुके हैं। आज हम जो कल बताए थे उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे? परिवर्तन के बारे में बताए थे। क्या बताए थे? परिवर्तन के बारे में बताए थे। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। आपको बताए थे कि भौतिक परिवर्तन जो होता है तो उसमें नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नया पदार्थ का निर्माण होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो होता है इसमें क्या होता है? नया पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ का निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है, रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। और उसके बाद क्या होता है? नया पदार्थ का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को। क्या देख लेते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को। इसका इंग्लिश क्या होता है? बताइए क्या होगा? केमिकल रिएक्शन। REACTION। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पहले ही बता चुके थे। क्या होता है इसका परिभाषा? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों से क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले क्या होता है? पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ये चीज तो बता दिए थे। रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए पहले 2 फैक्टर को समझना पड़ता है। ठीक है? पहला फैक्टर का नाम क्या है? मतलब अभिकारक। दूसरा फैक्टर का नाम क्या है? प्रतिफल है। प्रतिफल और अभिकारक के बारे में भी हम आपको बता चुके थे। बताए थे कि नहीं बताए थे? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में क्या होता है? पहला फैक्टर का क्या नाम है? अभिकारक का। दूसरा फैक्टर का क्या नाम है? प्रतिफल। अभिकारक के बारे में बता सकते हैं आप लोग? अभिकारक के बारे में पहला होता है अभिकारक, ठीक है? दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है प्रतिफल। होता है कि नहीं होता है? तो रासायनिक मतलब अभिकारक के बारे में क्या बताए थे कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के नए पदार्थों का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं? उसको अभिकारक कहते हैं। ठीक है? याद रखिएगा, नए पदार्थ का निर्माण जो करेगा उसको नहीं बोलेंगे अभिकारक। ठीक है? जो भाग लेकर के रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के नया पदार्थ का निर्माण जो करता है, निर्माण जो करेगा उसको नहीं बोलेंगे अभिकारक। जो भाग लेगा रासायनिक अभिक्रिया में उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। ठीक है? अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के नया पदार्थ का निर्माण कर देता है। ठीक है? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेकर के क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण करता है, और वो नया पदार्थ जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? नया पदार्थ जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। जैसे हम एक अभिक्रिया लिखते हैं H2 और Cl2। ठीक है? ये हाइड्रोजन के अणु है, ये क्लोरीन के अणु है। ये रासायनिक अभिक्रिया किया, उसके बाद ये किसका निर्माण कर दिया? 2HCl का, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण किया। तो बताइए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है? यहाँ पर हाइड्रोजन के अणु और क्लोरीन के अणु भाग ले रहा है कि नहीं? तो ये हाइड्रोजन के अणु और क्लोरीन के अणु क्या हो गया? ये हो जाएगा अभिकारक। ये क्या हो जाएगा? अभिकारक। अब ये हाइड्रोजन के अणु और क्लोरीन के अणु क्या किया? अभिक्रिया में भाग लेकर के क्या किया? ये नया पदार्थ का निर्माण कर दिया। उस नया पदार्थ को हम क्या कहेंगे? प्रतिफल। यहाँ तक आप समझ गए हैं?
ये सब बता दिए थे, बताए थे कि नहीं बताए थे। और याद रखिएगा ये जो है रासायनिक अभिक्रिया, इसके बाद क्या आता है, इसका क्रिया विधि। रासायनिक अभिक्रिया का, रासायनिक अभिक्रिया की एक क्रिया विधि होता है। रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि, ये क्रिया विधि बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको समझने के लिए देखिए हम आपको एक उदाहरण देंगे, पहले ये समझिए। रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया में ये पदार्थ के अणु है, ये क्या है, हाइड्रोजन के अणु, ये क्या है, क्लोरीन के अणु। ये हाइड्रोजन के अणु और क्लोरीन के अणु, ठीक है। ये पहले क्या होता है, ये पहले परमाणु में टूटता है। हाइड्रोजन के अणु और क्लोरीन के अणु क्या होता है, पहले परमाणु में टूटता है। पहले क्या होता है, ये परमाणु में टूटता है। तब परमाणु में टूट करके इसका परमाणु और इसका परमाणु क्या होता है, मतलब मिल करके एक नया गुण वाले अलग पदार्थ का निर्माण कर देता है। तो याद ये रखना है कि ये रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया जो पदार्थ, ये टूटता है। क्या होता है, ये टूटता है। उसके बाद इसके मतलब इसका परमाणु फिर उसका दोनों का परमाणु मिल करके नया पदार्थ का निर्माण कर दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये लेकिन अणु के रूप में रहता है। ये क्या होगा, प्रतिफल का जो निर्माण होता है तो ये किस में रहता है, अणु के रूप में रहता है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यही होता है रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। और एक मतलब उदाहरण के तौर पर आपको कल बता चुके थे कि जैसे आप मसाला वाला उदाहरण लिए थे, क्या लिए थे, मसाले का उदाहरण लिए थे कि जब जैसे आप मसाले को क्या करते हैं, मसाले जब उसको पीसने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार का, जैसे लहसुन रहता है, प्याज रहता है कि नहीं रहता है। उसके बाद और मतलब हल्दी रहता है, उसका ढेर सारा उसका टुकड़ा रहता है सब कुछ का। फिर उसको क्या करते हैं, कूचते हैं। कूचते क्यों है, बता सकते हैं, ताकि वो जो मतलब वो उसका टुकड़ा हो जाए। क्या हो जाएगा, टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है। टुकड़ा हो जाता है तब दोनों का कण, सबका जो कण होता है मसाले में, सबका कण परस्पर एक दूसरे से क्या हो जाता है, मिल जाता है। सबका कण क्या हो जाता है, परस्पर एक दूसरे से मिल जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जब सबका कण अच्छा से मिल जाता है तब मसाला बन जाता है ना। लेकिन मसाला बनाने से पहले देखिए कितना पदार्थ को मिलाना पड़ा ना। और मिलाने जो सब पदार्थ था वो समझ लीजिए अणु के रूप में था। उसको जैसे ही कुचते हैं तब परमाणु के रूप में हो जाता है, ठीक है। जब परमाणु के रूप में हो जाता है तो आप जानते हैं कि पदार्थ के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जब वो सूक्ष्म कण में टूट जाता है तब एक दूसरा के कण जो होता है वो क्या होता है, मिक्स हो जाता है। तब एक नया पदार्थ का निर्माण कर देता है। तब क्या कर देता है, एक नया पदार्थ का निर्माण कर देता है। तो वही प्रकार मतलब उसी प्रकार से आप इसको रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि को समझ सकते हैं, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता पर आ जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की क्या हो जाते हैं, विशेषता पर। तो इसमें पहला विशेषता क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। इस विशेषता में पहला नंबर बता सकते हैं क्या विशेषता इसका, गैस की उत्पत्ति। क्या होता है, गैस की उत्पत्ति। दूसरा विशेषता के बारे में बताइए, अवक्षेप का बनना। तीसरा विशेषता के बारे में बताइए, रंग परिवर्तन। क्या होता है, रंग परिवर्तन। अगला विशेषता का नाम बताइए, ताप में परिवर्तन। अगला विशेषता क्या हो जाएगा, ताप में। उसके बाद की क्या हो जाएगा, पांचवा विशेषता, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। हालांकि इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, पिछली क्लास में कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इस पर फिर से एक बार बोल देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहला विशेषता है गैस की उत्पत्ति। अब ध्यान ये देना है कि सभी रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए, दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कौन गैस का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ठीक है। तो याद यहाँ पर यह रखना है कि सभी रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति नहीं होती है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, गैस की उत्पत्ति होता है।
समझ में आ गया। दूसरा विशेषता है इसका अवक्षेप का बनना। दूसरा विशेषता क्या है? अवक्षेप का बनना। इसका उदाहरण भी हम कल दिए थे। जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या होता है? दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है। याद यहाँ पर ये रखने की बात है कि अवक्षेप जो होता है, ये अवक्षेप ये क्या होता है? एक ठोस के तरह होता है। अवक्षेप क्या होता है? ठोस के तरह होता है। याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? अवक्षेप का निर्माण होता है। अगला विशेषता है रंग परिवर्तन। अगला विशेषता क्या है? रंग परिवर्तन। इसके बारे में भी हम आपको पहले बता चुके हैं, पिछली क्लास में बता चुके हैं कि नहीं बता चुके हैं? इसका उदाहरण दे सकते हैं आप? रंग परिवर्तन कैसे होता है रासायनिक अभिक्रिया में? जैसे क्या लिए थे? पोटेशियम परमैंगनेट जो है, इसका बैंगनी रंग का विलयन में नींबू का थोड़ा थोड़ा रस निचोड़ने पर पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी रंग धीरे धीरे क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो जब बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है तो यहाँ पर रंग परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन याद यहाँ पर ये रखना है कि सभी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रंग परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन होता है। समझ में आ गया? अगला विशेषता क्या है? ताप में परिवर्तन। यहाँ भी याद रखना है कि सभी रासायनिक अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? ताप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर आपको पिछले कक्षा में बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? जब कली चूना को जल में डाला जाता है तो क्या हो जाता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? और उसके बाद उसका क्या हो जाता है? ताप में वृद्धि हो जाता है। वृद्धि हो जाता है ना। तो ताप में जैसे ही वृद्धि हो गया तो आप कह सकते हैं ताप में परिवर्तन हुआ है कि नहीं? इसी अभिक्रिया को तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आपको तो बता चुके हैं जिस अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ताप में वृद्धि हो जाता है। ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो ताप में वृद्धि हो जाएगा। उस अभिक्रिया को आप क्या कह सकते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता के लास्ट नंबर क्या है इसमें? अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन सभी रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब इसका भी उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, जो कि हम पिछली कक्षा में समझा भी चुके हैं। इसका उदाहरण के तौर पर क्या ले सकते हैं बताइए? जैसे पिछला उदाहरण जो अभी लिए थे, क्या लिए थे यहाँ पर? ये अवक्षेप का जो बनना था उसी से आप समझ लीजिए। जैसे सोडियम क्लोराइड के क्या था? जलीय विलयन लिए थे। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन द्रवित अवस्था में होगा कि नहीं होगा? उसमें क्या डाले थे बता सकते हैं? नहीं, उसमें क्या डाले थे? सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ही डाले थे। क्या डाले थे? विलयन डाले थे। विलयन जैसे ही आ गया तो वो भी द्रवित अवस्था में होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के भी जलीय विलयन लिए थे, यानी उसका द्रव अवस्था, और सिल्वर नाइट्रेट का भी उसका विलयन लिए थे। जब ये दोनों को डाले तो सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अवक्षेप प्राप्त हुआ ना। तो बताइए, दही जैसा जो अवक्षेप प्राप्त हुआ, तो ये क्या था? अवक्षेप तो ठोस पदार्थ है। तो यहाँ पर हम दो अवस्था, जैसे द्रवित अवस्था को लिए तो इसमें क्या हुआ? नया अवस्था आ गया, अवक्षेप ठोस अवस्था में बदल गया। तो यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? दूसरा उदाहरण क्या ले? मोमबत्ती का उदाहरण। जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं तो बताइए, सबसे पहले मोमबत्ती का जलना कौन अभिक्रिया है? मोमबत्ती का पिघलना कौन अभिक्रिया है? मोमबत्ती का जलना जिसमें आ जाएगा तो वो हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। पिघलना आ जाएगा तो वो हो जाएगा भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया में याद रखिएगा, नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पर हम उदाहरण कैसा लेंगे? मोमबत्ती का जलना। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसका क्या कुछ भाग जो होता है द्रवित होकर क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। और क्या होता है? कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित होकर के जलता है। तो यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? मोमबत्ती एक ठोस पदार्थ था, जला तो कुछ भाग द्रव में बदल गया, कुछ भाग उसका गैस में परिवर्तित होकर के क्या हुआ? जलने लगा। इस तरीका से रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता आप लोगों को बता दिए। ठीक है, इसके बाद आ जाता है, क्या आ जाता है? रासायनिक समीकरण के बारे में देख लेते हैं।
अब किसको देखना है? रासायनिक समीकरण को देखना है। बताइए रासायनिक समीकरण का अंग्रेजी नाम क्या है? केमिकल इक्वेशन। क्या हो जाएगा? केमिकल EQUATION, केमिकल इक्वेशन। होगा कि नहीं होगा? देखिए रासायनिक अभिक्रिया बहुत बड़ी बात नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया को आप समझ लिए हैं तो रासायनिक समीकरण क्या है बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अभी पहले बताए हैं, बताया है कि नहीं बताए हैं? इसमें क्या होता है, रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में बताइए कौन भाग लेता है? अभिकारक लेता है कि ना? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वो अभिकारक जो होता है उसका क्या होता है? संकेत एवं सूत्र की सहायता से क्या होता है? संकेत एवं सूत्र की सहायता से अभिक्रिया को क्या कर देते हैं? निरूपित कर देते हैं। संक्षिप्त में उसको क्या कहते हैं? अगर आपसे कोई इसका परिभाषा पूछ देता आप क्या बताइएगा? बताइए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसका उदाहरण जो पिछले वाला लिए थे उसी उदाहरण को लेकर के समझा देते हैं। जैसे हाइड्रोजन के अणु H2 हो गया, क्लोरीन के अणु क्या हो गया? Cl2। ठीक है, जब ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया तो नया पदार्थ का निर्माण कर दिया। क्या हो गया? 2HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। समझ में आ गया? तो वो बात जैसे हम क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन के अणु और क्लोरीन के अणु, इसको अगर हम भाषा के तरीका से लिखेंगे तो बहुत लंबा में चले जाता है। भाषा के तौर पर कैसे लिख लीजिएगा कि जब हम हाइड्रोजन के अणु और क्लोरीन के अणु लेकर के अभिक्रिया कराते हैं तो नया पदार्थ किसका निर्माण होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड का। इतना लिखना पड़ेगा, लेकिन आप शॉर्टकट में उसको इसके संकेत और सूत्र की सहायता से लिख सकते हैं ना। तो वही बात को अगर हम भाषा के तरीका से लिखते हैं तो ये बहुत लंबा में चले जाता है, तो उसको संक्षिप्त में लिख देते हैं। हाइड्रोजन के अणु H2 और Cl2 ले लिए, जब इसको अभिक्रिया कराए तो ये किसका निर्माण कर दिया? 2HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर दिया। बहुत बड़ी बात है ये, नहीं ना है? चलिए अब रासायनिक अभिक्रिया की क्या पढ़ लेते हैं, रासायनिक समीकरण की क्या पढ़ लेते हैं। रासायनिक समीकरण का अब आता है कैसे लिखा जाता है, इसका नियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, इसके बारे में हम बता देते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर क्या बोल देते हैं, बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, आपको बता ही देते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है कौन? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? अभिकारक। तो ये अभिकारक जो होता है, अभिकारक, इसको क्या करते हैं बताइए? इसको संकेत एवं अनुसूत्रों के पदों में अभिक्रिया के किस ओर लिखते हैं? अभिक्रिया के, ये अभिक्रिया के यानी समीकरण के कह सकते हैं, बाईं ओर लिखते हैं। एक नियम, पहला नियम हो गया, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक जो होता है, इस अभिकारक को मतलब संकेत एवं अनुसूत्रों के पदों में, संकेत एवं अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं। बस दूसरा बात क्या है इसमें, ये जो अभिकारक होता है, ये अगर एक से ज्यादा अभिकारक है तो इनके बीच में क्या जोड़ दिया जाता है? धन चिन्ह जोड़ दिया जाता है। धन चिन्ह के बारे में आपको पता ही होगा, क्या हो जाता है? प्लस जोड़ देते हैं। ये क्या हो गया? ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम आपको बताते हैं प्रतिफल के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रतिफल होता है, इस प्रतिफल को समीकरण के किधर लिखा जाता है? दाएं ओर लिखा जाता है। ये हाथ है ना दायां, तो देखिए समीकरण मतलब प्रतिफल को किधर लिखा जाता है? समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है।
ठीक है, ये एक नियम है, मतलब रासायनिक समीकरण लिखने के नियम है। अब मान के चलिए एक से ज्यादा प्रतिफल हो गया, एक तो प्रतिफल होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा प्रतिफल हो जाएगा, एक से ज्यादा प्रतिफल का निर्माण होगा, तब आप उसको कैसे लिखिएगा बताइए। उदाहरण के तौर पर हम देखिए, उदाहरण के तौर पर हम इसको नहीं समझा रहे हैं, मान के चलिए इधर और कुछ इसका मान के चलिए हाइड्रोजन का निर्माण हो गया, H2 गैस का, हालांकि यहाँ पर होगा नहीं हाइड्रोजन गैस का, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा उदाहरण लेकर के बता देते हैं। मान के चलिए यहाँ पर एक प्रतिफल है, एक प्रतिफल और निर्माण हो गया हाइड्रोजन गैस का, तब आप इसके बीच में क्या दीजिएगा, ये धन चिन्ह जोड़ दीजिएगा। जैसे आप अभिकारक के बीच में क्या जोड़े थे, उसी प्रकार प्रतिफल के बीच में क्या हो जाएगा, उसी प्रकार प्रतिफल के बीच में क्या हो जाएगा। तो समझ में आया। तो याद रखिएगा, एक से ज्यादा प्रतिफल होगा तबे ना उसके बीच में धन चिन्ह जोड़िएगा। हल्ला के थे बंद करने के लिए। भोजन सामग्री क्या हो जाएगा, मतलब एक से ज्यादा प्रतिफल होता है ना, तो उसके बीच में क्या जोड़ दिया जाता है, धन चिन्ह जोड़ दिया जाता है। अब दूसरा बात है, मतलब क्या, अभी तक 4 गो हम बता चुके हैं रासायनिक समीकरण लिखने के लिए। 5वां नियम में इसका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल और मतलब अभिकारक और प्रतिफल को किसके द्वारा अलग किया जाता है, तीर चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है ना। ये क्या है, अभिकारक है, ये क्या है, प्रतिफल है। बताइए ये एक दूसरे से अलग है कि नहीं है, इसको अलग कौन कर रहा है, तीर चिन्ह। बस यही इसका लिखने का नियम है, ठीक है। उसके बाद याद है आप लोगों को क्या बताए थे, उसके बाद हम बताए थे संतुलित रासायनिक समीकरण बताए थे ना, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसका इंग्लिश में आप नाम बोलिए, क्या हो जाएगा, संतुलित का होता है बैलेंस, रासायनिक का केमिकल, समीकरण का क्या हो जाएगा, इक्वेशन। यानी बैलेंस्ड BALANCED, बैलेंस्ड CHEMICAL केमिकल, और उसके बाद समीकरण को क्या लिखिएगा, EQUATION। देखिए इसके बारे में भी हम बता चुके हैं, कोई बता सकते हैं खड़ा होकर के, क्या मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहा जाता है, बोलिए। संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ है जिसमें समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, तो संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, कितना बढ़िया जवाब दिया, बैठ जाओ। यानी क्या बता सकते हैं कि क्या अभी बोला उसमें, संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ है जिसमें समीकरण के दोनों ओर, यानी दाएं और बाएं, दोनों ओर का मतलब क्या हुआ, दाएं और बाएं, वो जो क्या होता है, दाएं और बाएं जो तत्व भाग लिया है उसका क्या हो जाएगा, उसका जो संख्या है, तत्व का संख्या, वो दोनों ओर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उसको क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये बड़ी बात है क्या, यहाँ तक तो आपको पहले ही बता चुके हैं ना। तो अब क्या पढ़ना है, अब थोड़ा सा पढ़ लीजिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा। इसका इंग्लिश में कोई बता सकते हैं, इसका नाम अनबैलेंस्ड। इसका बैलेंस्ड है तो इसका अनबैलेंस्ड होगा, क्योंकि संतुलित है तो यहाँ पर असंतुलित है ना। तो इसका हो जाएगा अनबैलेंस्ड, UNBALANCED, केमिकल CHEMICAL केमिकल इक्वेशन। हालांकि इसके बारे में आप समझ गए होंगे, अनबैलेंस्ड है, ठीक है। अगर आप संतुलित रासायनिक समीकरण को समझ गए तो संतुलित रासायनिक समीकरण कोई बड़ी बात नहीं है क्या। अब इसको संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखिए अपने कॉपी में, उसके बाद इसका परिभाषा लिखिए। लिखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है
असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है, असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है, असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर, जिसमें समीकरण के दोनों ओर असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं, जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं, तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं समान नहीं होती है। याद कीजिए, संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या था? समान हो रहा था, हो रहा था कि नहीं हो रहा था? दोनों और तत्वों के परमाणु संख्या क्या हो रहा था? परमाणुओं की संख्या क्या हो रहा था? समान हो रहा था। तो इसमें समान होगा, समान हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो इसमें समीकरण मतलब ये जो है समीकरण के दोनों ओर क्या होना चाहिए? तत्वों की मतलब वो संख्याएं जो है वो क्या होना चाहिए? असमान होना चाहिए। उसको क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। उसको क्या कहते हैं? लिखिए परिभाषा। अब देखिए इसका एक उदाहरण लेकर के समझाते हैं। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं H2 और क्या ले लेते हैं? O2, ठीक है। और उसके बाद ये किसका निर्माण कर देगा? H2O का निर्माण कर देगा। H2O का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गौर से देखिए। अब यहाँ पर हमको देखना है कि ये जो समीकरण लिखे हैं ये क्या है? संतुलित है कि असंतुलित है, ठीक है। तो इसको इसके लिए हम क्या करेंगे बताइए? इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन इसमें क्या लिया है? हाइड्रोजन भाग लिया है ना। तो हाइड्रोजन को इधर भी आप चेक कर लीजिए, बायां तरफ कितना है, इधर भी चेक कर लीजिए। उसके बाद ऑक्सीजन को भी इधर चेक कर लीजिए, उधर चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको समान मिल जाता है दोनों ओर तो क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। अगर आपको असमान मिल जाता है तो क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन को पहले लिख लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद इसमें ऑक्सीजन को देख लेना है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर पहले दाईं ओर देख लेते हैं और उसके बाद क्या देख लेंगे? बाईं ओर देख लेंगे। उसके बाद क्या देख लेंगे? बाईं ओर। आप देखिए गौर से, हाइड्रोजन यहाँ पर है ना, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को देखिए दाईं ओर क्या होगा? इधर होगा दाईं, इधर क्या हो जाएगा? बाईं। तो पहले हम हाइड्रोजन को चेक करते हैं दाईं ओर। देखिए कितना हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पर H2 है। कितना हाइड्रोजन है? दाईं ओर देख रहे हैं तो हाइड्रोजन कितना है? 2 गो है ना। तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत आई है? अब फिर इसी हाइड्रोजन को हमको देखना है बाईं तरफ। इधर देखना है। देखिए हाइड्रोजन को इधर बाईं तरफ देखे हैं तो कितना मतलब है भाई हाइड्रोजन? यहाँ भी देखिए H2 है ना, तो बाईं तरफ भी हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2 गो है। अब ये क्या है? हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन क्या है? बैलेंस्ड है। अब किसको चेक करना है आप ही लोग बताइए? ऑक्सीजन को भी ना चेक करना है, क्योंकि ऑक्सीजन भी भाग लिया है रासायनिक अभिक्रिया में, लिया है ना। तो ऑक्सीजन को देखिए किधर देखना है? पहले इधरे देख लीजिए दाईं ओर। कितना ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन है। उसके बाद बाईं ओर देखिए कितना है ऑक्सीजन? तो बाईं ओर कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो आप लोग बताइए ये क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? क्यों आप लोग समझ गए कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? क्योंकि हाइड्रोजन को तो देख रहे हैं तो 2 गो इधर है, 2 गो इधर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन क्या है? दाईं तरफ कितना है? 1 है, लेकिन वही बाईं तरफ कितना है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनबैलेंस्ड हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीका से आप अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया होगा? तब आप लोग समझ गए असंतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहा जाता है? कोई दिक्कत है इसमें? देखिए व्यवहारिक तौर पर जो है ये असंतुलित समीकरण का क्या होता है? उपयोग नहीं किया जाता है। व्यवहारिक तौर पर रसायन शास्त्र के जब आप अध्ययन को पढ़िएगा, अध्ययन के तौर पर देखिएगा तो इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। बता सकते हैं क्यों नहीं किया जाता है?
ये असंतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग क्या किया जाता है, सामान्य तौर पर नहीं किया जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए द्रव्यमान संरक्षण का उल्लंघन हो जाता है। यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम आगे आपको बताएंगे कि द्रव्यमान संरक्षण क्या कहा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण में होता है क्या है कि जो भी अभिक्रिया है, अभिक्रिया के दोनों ओर का कुल द्रव्यमान, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान क्या होना चाहिए, संरक्षित होता है। यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का उल्लंघन हो गया, नहीं हो गया, द्रव्यमान संरक्षण का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया, क्योंकि अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान ये मतलब बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन वहां पर द्रव्यमान संरक्षण में कहा गया था कि अभिक्रिया के पहले का कुल द्रव्यमान, अभिक्रिया के बाद का कुल द्रव्यमान क्या होता है, वो मतलब नियत रहता है, दोनों ओर क्या होता है, बराबर होता है। तो इसीलिए व्यवहारिक तौर पर इसका उपयोग नहीं किया जाता है। व्यवहारिक तौर पर क्या किया जाता है, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अब आपको टाइम भी हो गया है, ठीक है। तो अगला क्लास में आपको बताएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। जब इसका व्यवहारिक उपयोग नहीं किया जाता है तब इसको अब संतुलित कर, इसको भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे कि ये जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है इसको संतुलित कैसे किया जाता है, इसका भी कुछ नियम है। इसके बारे में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में चर्चा करेंगे।